हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, यह मानव की रक्षा करने के लिए या मानव के उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो हमारे भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना क्यों की जाती है, इसके कार्य क्या है, कब इसकी स्थापना की गई, ये सब हम आज के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को शुरू करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें मानव अधिकार का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ यह होता है कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। आ रहा समझ में? तो कोई भी मनुष्य है तो मनुष्य जन्म लेते से ही कुछ अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार दोनों में अंतर क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए कि जो मौलिक अधिकार होते हैं, तो भारतीय संविधान में मानव अधिकार के रूप में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार होते हैं तो ये उस देश के नागरिक होने के नाते उसे मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि जो मानव अधिकार होते हैं तो यह मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। जो मानव अधिकार है ये पूरे विश्व में समान होते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वे हो सकते हैं कि जैसे हमारे मध्य भारत में मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, दूसरे देश के नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अब हो सकता है कि हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार अलग हो और किसी दूसरे देश में मौलिक अधिकार अलग हो। ठीक है, तो मौलिक अधिकार सिर्फ उस देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है, जबकि जो मानव अधिकार होते हैं मानव होने के नाते पूरे विश्व में ये अधिकार समान प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो भारतीय संविधान में मानव अधिकारों के रूप में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है और जिसे उच्चतम न्यायालय संरक्षण प्रदान करता है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करता या मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता किसे कहा जाता है, तो ये हमारे उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। वर्ष 1948 में 1948 में घोषित मानव अधिकार ये अत्यंत व्यापक है। ठीक है, जो किसी राष्ट्र राज्य की सीमाओं से परे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानव अधिकारों की घोषणा 1948 में की गई थी फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो उस समय से फिर हम देखते हैं कि पूरे विश्व में हर देश में मानव अधिकारों की चर्चा होने लगी और हर देश लगभग अपने अपने देश में ये मानव अधिकार आयोग की स्थापना कर चुका है। तो उसी समय से पूरे विश्व में 1948 से ही पूरे विश्व में मानव अधिकारों की चर्चा होने लगी और मनुष्य को मनुष्य होने के नाते, मानव होने के नाते कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिनकी सुरक्षा करना हर देश का दायित्व होता है। ठीक है, तो मानव अधिकार संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार देश का नागरिक होने के कारण ही प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है यह एक सांविधिक निकाय होता है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो सांविधिक निकाय का अर्थ क्या होता है कि यह किसी भी देश के संसद के द्वारा इसे गठित किया जाता है। जैसे हमारे भारत में, तो हमारे भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है, तो यह वैधानिक या सांविधिक निकाय है। संवैधानिक नहीं, सांविधिक या वैधानिक, ये आपको याद रखना फ्रेंड। तो भारत में भारत की संसद के द्वारा इसका गठन किया गया है, इसलिए इसे वैधानिक आयोग या इसे संवैधानिक या एक सांविधिक आयोग के नाम से हम जानते हैं। ये आपको याद रखना होगा। इसका गठन संसद में पारित मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत किया गया है। ये आपको याद रखना होगा। 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है, तो ये आपको याद रखना होगा। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना भारत में की गई है। इसके बाद में फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव जाति के मानव अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है।
ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में कि मानव अधिकारों का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव जाति के मानव अधिकारों का प्रहरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। और मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता या मूल अधिकारों का प्रहरी किसे कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय को या सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। ये आपको दोनों में अंतर हमेशा याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि हमारे भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना क्यों की गई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के कुछ कारण हैं जो आपको याद रखना होगा। तो पहला कारण यह है कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है कि हम भी हमारे भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना करेंगे। इसलिए हमारे भारत में भी भारत सरकार को संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना करनी पड़ी है। ये स्थापना का पहला कारण है। दूसरा कारण है कि वर्ष 1990 के बाद पूरे विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में अनेक प्रयास किए गए थे या अनेक प्रयत्न किए गए थे। तो इसलिए भी हमारी भारत सरकार को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना भारत में करनी पड़ी है। यह स्थापना का दूसरा कारण है। स्थापना का तीसरा कारण यह है कि भारत के पुलिस आयोग की रिपोर्ट में भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना पर बल दिया गया था या जोर दिया गया था। तो जो भारत का पुलिस आयोग है उसने जब रिपोर्ट पेश की तो रिपोर्ट में भी यह सिफारिश की गई थी कि भारत में भी एक मानवाधिकार आयोग होना चाहिए, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारत सरकार के द्वारा इस आयोग की स्थापना भारत में की गई है। इसके बाद देखिए फिर इसमें अगला कारण यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उच्चतम न्यायालय की शक्तियों का विरोधी नहीं है, बल्कि यह पूरक होता है। क्योंकि मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के कार्य के बोझ को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। क्योंकि हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है, उसके पास बहुत काम होते हैं, बहुत सारे केस होते हैं। तो उसके काम के बोझ को हल्का करने के लिए, उसके काम के बोझ को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। तो जो मानव अधिकार से संबंधित मामले हैं उन सब का निपटारा हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों, जिसे पेरिस संधि के नाम से जानते हैं, तो पेरिस संधि के अनुसार या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार भारत में मानव अधिकार आयोग की स्वायत्तता पर भी अधिक बल दिया गया है। ठीक है, इस कारण हमारे भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के कारण लिखिए। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो ये बताए हमने आपको भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना के कारण। अब इसके बाद देखिए हमारे भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है तो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसमें आयोग की स्थापना का पहला उद्देश्य होता है कि अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानव अधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण और सशक्त बनाना है। आ रहा समझ में। तो मानव अधिकार की दिशा में जो कार्य किए जाते हैं उनको सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। मनुष्यों को मानव होने के नाते उसके अधिकार दिलाना है। आ रहा समझ में। व्यक्तियों को या लोगों को जागरूक करना है मानव अधिकारों के प्रति, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मानव होने के नाते उनके अधिकार के बारे में ही उन्हें पता नहीं है। आ रहा समझ में। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक करना है, यह भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद फिर अगला है कि यह संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करता है जिसके द्वारा मानव अधिकारों के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके।
आ रहा समझ में। तो जितनी भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनको मजबूत बनाना है, जिसके द्वारा मानव अधिकार से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, मामले होते हैं, उनका समाधान शीघ्रता से किया जा सके। ठीक है, तो ये सभी उद्देश्य फ्रेंड मानव अधिकार आयोग की स्थापना के, जो आपको याद रखना है। तो 3 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में हमारे भारत में देखिए जो मानव अधिकार आयोग होता है, तो मानव अधिकार आयोग किस स्तर पर कौन सा आयोग होता है, जो आपको याद रखना होगा। तो पहला देखिए इसमें मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर आयोग कौन सा होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है। इसके बाद फिर राज्यों के स्तर पर यह राज्य मानव अधिकार आयोग होता है, और जिला के स्तर पर कैसा होगा, तो जिला के स्तर पर यह मानव अधिकार न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे राज्य स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग, फिर जिला के स्तर पर जिला मानव अधिकार न्यायालय। ठीक है, तो इसमें पहला हम शुरू कर रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है फ्रेंड, इसकी स्थापना हमारे भारत में कब की गई थी, तो आपको याद रखना होगा 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड, तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है, यह नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, आपको याद रखना होगा। ये हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हमने आपको बताई है। अब इसके बाद देखिए कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसके संरचना में देखिए कि यह आयोग कैसा निकाय होता है, तो यह बहुसदस्यीय निकाय होता है। तो बहुसदस्यीय निकाय का अर्थ होता है कि बहुत सारे सदस्य इसमें होते हैं। तो जहाँ भी एक से अधिक सदस्य होते हैं, उस आयोग को, उस संगठन को, उस संस्था को बहुसदस्यीय निकाय के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन होता है, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे तथा कुछ इसमें पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अध्यक्ष कौन होगा। तो पहले देखिए फ्रेंड इसमें अध्यक्ष, याद रखना आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, तो इसकी संरचना में देखिए कि अध्यक्ष है, और यह अध्यक्ष कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर कोई कार्यरत न्यायाधीश। ठीक है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, उसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा या अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, या फिर वर्तमान कोई न्यायाधीश है जो कार्य कर रहा है, ऐसे न्यायाधीशों को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर इसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, तो देखिए फ्रेंड इसमें एक सदस्य कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का या उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आ रहा समझ में, या तो न्यायाधीश कार्य कर रहा है या सेवानिवृत्त हो चुका है। तो ऐसे न्यायाधीश को यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद फिर अगला सदस्य है, तो अगला सदस्य क्या होगा इसमें, तो अगला सदस्य यह होगा कि इसमें उच्च न्यायालय का एक कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, मतलब जो राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, तो राज्यों के उच्च न्यायालय का कोई एक मुख्य न्यायाधीश या तो कार्य कर रहा है वह, या फिर कोई सेवानिवृत्त हो चुका है, उस न्यायाधीश को इस आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद फिर इसमें 3 सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये 3 सदस्य कौन होंगे इसमें, तो जिन्हें मानव अधिकार से संबंधित जानकारी हो एवं कार्यवाही का इन्हें अनुभव हो, ऐसे 3 सदस्यों को इस आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुए फ्रेंड इसमें अध्यक्ष और अन्य 5 सदस्यों के बारे में। अब इसके बाद देखिए जो कुछ पदेन सदस्य होते हैं, तो ये पदेन सदस्य कौन कौन से होते हैं देखिए इसमें, तो इसमें पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त कुछ पदेन सदस्य होते हैं। तो पदेन सदस्यों में देखिए इसमें अध्यक्ष, तो अध्यक्ष किसका, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ध्यान रखना फ्रेंड, ये सब सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य हैं। तो यह अध्यक्ष किसका होगा, तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा वह इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य होगा। फिर इसके बाद में
अगला सदस्य है अध्यक्ष। तो किसका अध्यक्ष? राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है वह इस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी सदस्य होगा। अगला है अध्यक्ष किसका? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। तो अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी इसका सदस्य होता है। इसके बाद फिर अध्यक्ष किसका? तो अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष यह भी इसका पदेन सदस्य होगा। फिर इसके बाद में अगला आता है अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका अध्यक्ष भी इसका सदस्य होगा। फिर अगला आता है इसमें अध्यक्ष किसका? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य होगा। इसके बाद फिर अगला आता है मुख्य आयुक्त। अब मुख्य आयुक्त यह कौन होगा? तो जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त होता है वह भी इसका सदस्य होगा। इसके बाद में एक इसमें जनरल सेक्रेटरी होता है। तो जनरल सेक्रेटरी यह आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना हमने आपको बताई है। ठीक है, ये आपको याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी क्षेत्र में मुख्यालय को स्थापित किया जा सकता है। जैसे अभी मुख्यालय तो दिल्ली में ही है, इसके अलावा इसकी अगर कोई शाखा और स्थापित करना हो तो यह केंद्र सरकार की अनुमति से स्थापित किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इस आयोग में जो अध्यक्ष होता है, तो इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा को नियुक्त किया गया था। कब? 12 अक्टूबर 1993 को। और कब तक रहे ये? तो ये 24 नवंबर 1996 तक ये पद पर रहे थे। इसके बाद फिर वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होते हैं, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा। ये 2 जून 2021 से अभी तक कार्य कर रहे हैं। तो याद रखना फ्रेंड, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में और कोई इसका अध्यक्ष बन जाए और किसी को अध्यक्ष नियुक्त कर लिया जाए, तो ये आपको अपडेट करके याद रखना होगा। ठीक है, अब ये तो हुई है इसके पहले और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात। अब इसके बाद देखिए इसमें कि ये अध्यक्ष और इसके जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इसमें कि जो आयोग का अध्यक्ष एवं इसके जो सदस्य होते हैं तो इनकी नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखना है आपको कि जो मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा सदस्य होते हैं तो इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। परंतु हमारे भारत के राष्ट्रपति खुद अपनी इच्छा से इन्हें नियुक्त नहीं करते हैं। इनको नियुक्त करने के लिए एक समिति सलाह देती है हमारे राष्ट्रपति को, और उस समिति की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति इन अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो यह समिति किसके नेतृत्व वाली होती है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक समिति होती है जिसमें 6 सदस्य होते हैं। याद रखना फ्रेंड, इस समिति में कितने सदस्य होंगे? इस समिति में 6 सदस्य होंगे और ये 6 सदस्यों वाली समिति सिफारिश करती है हमारे राष्ट्रपति को। ठीक है, और इस 6 समिति में कौन कौन होते हैं? इस समिति में 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? देखिए, तो इस समिति में 6 सदस्य होते हैं और ये 6 सदस्यों में पहला सदस्य होता है प्रधानमंत्री, और यह प्रधानमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। आ रहा समझ में? और फिर इसके बाद दूसरा सदस्य होता है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा सदस्य होता है राज्यसभा के उपसभापति, चौथा सदस्य होता है केंद्रीय गृह मंत्री, पांचवा सदस्य होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता, छठवां इसका सदस्य होता है राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो ये 6 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं और इस समिति का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और इस समिति की सिफारिश पर हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। ये आपको याद रखना फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे यह 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को नियुक्त करने वाली जो समिति होती है उसमें कौन कौन होते हैं।
तो ये 6 सदस्य होते हैं। ये 6 सदस्यों के नाम आपको एग्जाम में लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे कि जो अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है तथा इनके पद से संबंधित सेवा शर्तें कौन कौन सी होती है। तो देखिए इसमें कि जो आयोग होता है तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या फिर 70 वर्ष तक होता है। इनमें से जो भी पहले हो तब तक ये अपने पद पर कार्य करते हैं। आ रहा समझ में। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 वर्ष या 70 वर्ष। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हमारे भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार। अब मान लीजिए कि अरुण कुमार जी वर्तमान में कितने साल के हैं, तो हमने मान लिया, हम मान रहे हैं भी है ना कि ऐसा फिक्स नहीं है, मान लीजिए कि वे 68 साल के 68 ईयर उनकी एज है। तो कितने साल काम करेंगे, 70 वर्ष की उम्र तक ये कार्य करेंगे। और मान लीजिए इनकी उम्र यदि 65 वर्ष है तो 65 वर्ष है तो 3 वर्ष इनका कार्यकाल होगा, अर्थात 68 वर्ष की उम्र तक ये कार्य करेंगे। तो या तो 3 वर्ष पहले हो जाए या फिर 70 वर्ष पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले होगा तब तक ये अपने पद पर रहते हुए कार्य करेंगे। इसके बाद फिर इसके जो सदस्य होते हैं वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ये अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी तरह का लाभकारी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। आ रहा समझ में। इसके जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो सेवानिवृत्ति के पश्चात ये किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी पद पर कार्य नहीं करेंगे। आ रहा समझ में। तो लाभकारी नियोजन का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा कोई पद जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में रहकर इन्हें कार्य करना पड़े, ऐसा कोई पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें कि जो आयोग होता है इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो आयोग देखिए इसमें आगे, तो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। हमारी केंद्र सरकार यह डिसाइड करती है कि इन अध्यक्ष तथा सदस्यों को वेतन कितना दिया जाएगा, इन्हें भत्ते कितने दिए जाएंगे। आ रहा समझ में। ये आपको याद रखना है। तो यह कौन निर्धारित करता है, यह हमारी केंद्र सरकार निर्धारित करती है या केंद्र सरकार के द्वारा इनके वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है नियुक्ति के पश्चात उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड कि जब अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है तो उसके बाद ऐसा कोई परिवर्तन, ऐसा कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिनसे इन्हें आर्थिक रूप से हानि हो। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि ऐसे प्रावधान इसलिए किए गए ताकि आयोग की स्वायत्तता सुरक्षित हो सके तथा निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो ये तो हुई इनके वेतन और भत्ते से संबंधित जानकारी। अब इसके बाद देखिए कि जो आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे तथा इन्हें हटाया। देखिए इसमें इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने हस्ताक्षरित मतलब हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित कर मतलब राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और अपना पद त्याग सकते हैं, अपना पद छोड़ सकते हैं। ठीक है, तथा इन्हें कुछ परिस्थितियों में हटाया भी जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। इसके बाद में इन्हें कुछ परिस्थितियों में हटाया भी जा सकता है। तो ये परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, तो पहले आपको याद रखना है कि यदि वह दिवालिया घोषित हो गया हो, बैंक करप्ट हो गया हो, तो इस स्थिति में भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है कि यदि अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई लाभकारी पद ग्रहण कर लिया हो तो भी उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगला है कि यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि मानसिक रूप से ठीक ना हो मतलब पागल हो गया हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो मतलब कई दिनों से बीमार हो,
आ रहा समझ में, और वह कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे स्थिति में भी उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद फिर अगला आता है कि यदि वह किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया हो। आ रहा समझ में, इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को या इस आयोग के अध्यक्ष को न्यायालय ने दोषी करार दिया है, तो इन परिस्थितियों में इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटा दिया जाएगा। आ रहा समझ में, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद देखिए कि राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं किसी भी सदस्य को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर भी हटा सकते हैं। आ रहा समझ में। अब ये सिद्ध कदाचार या असमर्थता का मतलब क्या है, तो सिद्ध कदाचार का अर्थ होता है कि कोई बुरा व्यवहार सिद्ध हो जाए। अब बुरा व्यवहार से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता का अर्थ होता है कि वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तो इन परिस्थितियों में भी हमारे राष्ट्रपति किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटा सकते। इसके लिए क्या करना होगा हमारे राष्ट्रपति को, तो हमारे राष्ट्रपति को इसके लिए ऐसे मामले को सर्वोच्च न्यायालय में जांच के लिए भेजना होगा। अगर किसी सदस्य पर या अध्यक्ष पर आरोप लगता है, ठीक है, तो इसकी जांच के लिए हमारे राष्ट्रपति यह रिपोर्ट, यह मामला किसको सौंपेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति उच्च न्यायालय को यह मामला सौंपते हैं। इसके बाद हमारा सर्वोच्च न्यायालय या हमारा सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है, और जांच के फलस्वरूप यदि सर्वोच्च न्यायालय इन आरोपों को सही ठहराता है या सही पाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर हमारे राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से हटा देते हैं। ये इनको हटाने की प्रक्रिया होती है फ्रेंड, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को हटाने की प्रक्रिया लिखिए। ये आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आयोग की शक्तियाँ। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है, इसकी शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो पहली शक्ति देखिए कि आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी जांच एजेंसी को या किसी भी जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आ रहा समझ में। अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, अब ऐसा तो नहीं है कि इसके पास एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला है, आ रहा समझ में, या पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैली है ताकि कहीं भी जाकर जांच कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला तो है नहीं। तो फिर यह आयोग क्या करता है, तो यह आयोग केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी की सेवाएं ले सकता है, और ये एजेंसियां इस आयोग की मदद करने से मना नहीं कर सकती। ये आपको याद रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे दूसरी शक्ति है इसकी कि आयोग की अधिकारिता सिविल न्यायालय जैसी है तथा इसका चरित्र न्यायिक होता है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर सिविल न्यायालय जैसे इसकी अधिकारिता, इसका अर्थ क्या हुआ, तो यह किसी व्यक्ति को बुलावा पत्र भेज सकता है, किसी व्यक्ति को सवाल जवाब के लिए तलब कर सकता है, बुला सकता है। आ रहा समझ में। और सवाल जवाब उस व्यक्ति से कर सकता है जिसको बुलाया गया है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि इसे भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को उसके शपथ की जांच तथा उपस्थित होने के लिए बुलावा पत्र भेजने की शक्ति प्राप्त होती है। आ रहा समझ में। ये आपको याद रखना होगा। हमारे भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को यह समन जारी कर सकता है, मतलब बुलावा पत्र भेज सकता है। आ रहा समझ में। और उससे पूछताछ कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। यह अधिकार इस आयोग को होता है फ्रेंड। इसके बाद में किसी भी प्रमाण पत्र का अन्वेषण, मतलब उसकी जांच करना तथा प्रकृति की जांच करने की शक्ति भी आयोग के पास होती है। इसके बाद फिर अगली इसकी शक्ति होती है कि यह शपथ पत्र के आधार पर गवाह को बुला सकता है। इसके बाद फिर साक्ष्य प्राप्त करने की भी शक्ति रखता है। साक्ष्य का मतलब होता है सबूत, एविडेंस, ठीक है। तो जो गवाह होता है उसको बुला भी सकता है, इतना अधिकार रखता है यह आयोग। इसके बाद फिर सबूत इकट्ठे करने की भी शक्ति इसके पास होती है, मतलब सबूत को प्राप्त करने की शक्ति भी इसके पास होती है। इसके बाद फिर अगला है कि किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, इतना अधिकार इसके पास होता है। और कोई भी ऐसा मामला जिसे
राष्ट्रपति तय करे उसकी जांच कर सकता है। ठीक है, ये शक्तियां इस आयोग के पास होती है। इसके बाद फिर अगली शक्ति देखिए इसकी कि आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल भी होता है। ठीक है, तो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला है तो उस शिकायत की जांच करने के लिए इसके पास एक जांच दल होता है जो इसकी जांच करता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है इसके कार्य कौन कौन से होते हैं। तो इसके कार्य देखिए यहाँ पर, तो आयोग दो आधारों पर प्राप्त सूचना से कार्य करता है। तो आयोग के पास दो प्रकार से सूचना प्राप्त होती है। तो पहला तो ये कि किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की जाती है तो शिकायत के आधार पर यह मामलों की जांच करता है। दूसरा क्या है कि स्वतः संज्ञान के आधार पर यह जांच पड़ताल करे। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से कार्य यह करता है जो आपको याद रखना होगा। तो दो आधार इसके कार्य करने के, आ रहा समझ में। अब शिकायत के आधार पर जैसे कोई व्यक्ति शिकायत कर देगा मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित तो उसकी जांच करता है। अब स्वतः संज्ञान कैसे, तो स्वतः संज्ञान से तात्पर्य यह होगा कि जैसे समाचार पत्र में आयोग के अध्यक्ष किसी घटना के बारे में पढ़े जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, या फिर किसी टीवी चैनल पर देखें, जो समाचार चैनल होते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं, उस पर कोई खबर हमारा आयोग का अध्यक्ष सुने या देखे तो उसको संज्ञान में लेते हुए मामलों की सुनवाई करता है, उन मामलों का निपटारा करता है। या फिर जो सोशल साइट्स होती है उस पर ऐसी कोई जानकारी प्राप्त होती है आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे मामलों का निपटारा यह आयोग करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब आगे देखिए इसमें इसके कार्यों में कि यह आयोग जेल एवं बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अन्वेषण कर सकता है, वहां की स्थिति की जांच पड़ताल कर सकता है। और अगर यहाँ पर कैदियों या जो जेल में रहने वाले कैदी होते हैं उनकी स्थिति खराब होती है वहाँ पर, तो वहाँ की स्थिति में सुधार के लिए भी आवश्यक उपाय की सिफारिश यह आयोग करता है। कई बार क्या होता है कि जो कैदी होते हैं उनको जेल में रखा जाता है और जेल में उन कैदियों के ऐसा स्थान पर रखा जाता है, पता चला कि वहाँ पर गर्मी के दिनों में पंखे की व्यवस्था नहीं है, पता चला कि मच्छर उनको खाते हैं ज़्यादा, अच्छा उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, पता चला कि 2 दिन 4 दिन उनको वासा खाना दिया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है किस जेल में तो उसमें सुधार के लिए यह आयोग सिफारिश भी करता है। इसके बाद फिर अगला है कि आतंकवाद सहित उन सभी मामलों की समीक्षा करना जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक है, ये कार्य भी होता है आयोग का। इसके बाद फिर अगला आता है कि न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकार के हनन से संबंधित मामलों में न्यायालय की पूर्व अनुमति से हस्तक्षेप करना। आ रहा समझ में। अगर न्यायालय के समक्ष मानव अधिकार के हनन या मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला है तो अगर न्यायालय अनुमति देता है तो मानव अधिकार आयोग उसमें हस्तक्षेप करता है और ऐसे मामलों को सुलझाने या ऐसे मामलों को निपटाने का कार्य भी यह आयोग करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे अगला इसका कार्य होता है कि मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की यह जांच करता है। ठीक है, तो मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित अगर कोई भी मामला है उसकी जांच करता है। इसके बाद फिर लोक सेवकों के द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करता है। अगर जो लोक सेवक होते हैं ये भी मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो इससे संबंधित मामलों की जांच भी यह आयोग करता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि मानव अधिकारों एवं उनके संरक्षण से संबंधित विधिक उपायों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके बाद फिर अगला है कि मानव अधिकार संरक्षण से संबंधित उपायों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश करता है या अनुशंसा करता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसका आता है कि मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत जो गैर सरकारी संगठन होते हैं तो गैर सरकारी संगठनों को सहयोग देना एवं उनके प्रयासों की सराहना करना। ठीक है फ्रेंड,
तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में भी मानव अधिकार आयोग के कार्य आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसे आपको आंसर लिखना है। हरा समझ में? ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि पूछे आयोग के कारण कि इसकी स्थापना क्यों की गई है। अगर आयोग की स्थापना के कारण पूछे जा रहे हैं तो आपको सिर्फ स्थापना के कारण लिखना है, ना कि उसमें आयोग के कार्य भी जोड़ना है। ठीक है, तो जो आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है वही आपको आंसर लिखना होगा, तब हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यह आयोग अपना प्रतिवेदन किसे देता है? ठीक है, तो प्रतिवेदन या इसे ही इंग्लिश में रिपोर्ट कहा जाता है। तो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है, इसको याद रखिएगा। तो मानव अधिकार से संबंधित यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखती है। यह आपको याद रखना होगा। आ रहा समझ में? अब केंद्र सरकार को अगर मानव अधिकार से संबंधित यह आयोग रिपोर्ट देता है तो केंद्र सरकार तो संसद में उसको रखवाती है, लेकिन मानव अधिकार से संबंधित रिपोर्ट जब यह आयोग राज्य सरकार को देता है तो राज्य सरकार इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाती है? तो राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाती है। यह आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके साथ वे विवरण भी होते हैं जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का उल्लेख होता है तथा ऐसे किसी सिफारिश को न मानने के कारणों का भी उल्लेख होता है। जो सिफारिशें नहीं मानी जाती है उसका उल्लेख भी सरकार को करना होता है कि उस सिफारिश को सरकार ने क्यों नहीं माना। आ रहा समझ में? तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे आयोग की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो आयोग जांच के दौरान या उसके बाद निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। तो देखिए इसमें कौन कौन से कदम उठा सकता है आयोग। तो पहला है कि पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या अंतरिम सहायता के संबंध में सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। आ रहा समझ में? तो आयोग क्या करेगा? तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है जिसको हानि हुई है, क्षति हुई है, तो उसकी सहायता के लिए या तो सरकार को या जो भी प्राधिकरण है उसको सिफारिश करेगा। तो लोग अब सिफारिश करेगा तो फिर इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट आते हैं जो आपको याद रखना होगा। तो लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है यह आयोग। यह आपको याद रखना होगा। आ रहा समझ में? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, और एक उचित समय के पश्चात उसे अदालत के समक्ष या दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इससे संबंधित भी सरकार को या प्राधिकरण को यह सिफारिश करता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि आयोग इस संदर्भ में जरूरी आदेश, निर्देश या रिट, ठीक है, रिट का मतलब होता है यहाँ पर लेख, तो रिट के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। आ रहा समझ में? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट होती है तो उससे संबंधित अगर कोई मामला है तो यह आयोग सुप्रीम कोर्ट में या किसी स्टेट के हाई कोर्ट में भी जा सकता है। ये इसकी कार्यप्रणाली होती है किसकी? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की फ्रेंड। इसके बाद और देखिए इसमें अगला है इसमें कि आयोग का चरित्र न्यायिक होता है और इसे सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त होते हैं और सिविल अधिकार के समान ही इसे शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त से तात्पर्य क्या है कि यह भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है और उससे सवाल जवाब कर सकता है। इतनी शक्ति आयोग के पास होती है। इसके बाद फिर अगला है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु स्वयं का एक दल होता है, लेकिन एक कोई बहुत बड़ा दल नहीं होता है फ्रेंड। ठीक है, इसमें जो इसका दल होता है उसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, जब मानव अधिकार का उल्लंघन से संबंधित अगर कोई मामला है और आयोग के पास कोई शिकायत आई है तो उस शिकायत की जांच के लिए यह दल कार्य करता है। इसके बाद देखिए कि यह आयोग केंद्र अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी अथवा जांच एजेंसी की सेवाएं भी ले सकता है, यह इतना अधिकार रखता है। इसके बाद फिर राष्ट्रपति की अनुमति से आयोग अन्य स्थान पर भी अपना कार्यालय खोल सकता है।
राष्ट्रपति अगर अनुमति देते हैं तो। इसके बाद आयोग की बैठक उस स्थान पर और उस समय हो सकेगी जिसे अध्यक्ष उपयुक्त समझेंगे। आ रहा समझ में? आयोग की बैठक उस स्थान पर होगी जहां पर हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष उचित समझेंगे, उस स्थान पर इसकी बैठक हो सकेगी। ठीक है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। तो ये आयोग की कार्यप्रणाली समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है तो इसको शक्तियां तो प्राप्त है, परंतु शक्तियों के साथ साथ इसके कुछ सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, तो सीमाएं कौन कौन सी है? तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट आता है इसकी सीमाओं से संबंधित कि यह सशस्त्र बल के किसी सदस्य के द्वारा किए गए मानवाधिकार के उल्लंघन में आयोग की शक्तियां, भूमिका एवं न्यायिकता सीमित होती है। मतलब इसमें यह आयोग जांच नहीं कर सकता अगर सशस्त्र बल से संबंधित कोई मामला है तो। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि आयोग मानव अधिकार उल्लंघन करने वाले दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, न ही आयोग पीड़ित व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दे सकता है। यह तो सिर्फ सिफारिश कर सकता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगर किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो उस मामले का निपटारा तो कर देगा, उसको उसका अधिकार दिला देगा, लेकिन जो दोषी व्यक्ति है अब उसके लिए कौन सी सज़ा होगी, तो सज़ा का प्रावधान इसके पास नहीं होता है। सज़ा यह आयोग नहीं दे सकता उस व्यक्ति को। ठीक है, और जो पीड़ित व्यक्ति है अब उसे जो नुकसान हुआ है तो खुद तो सहायता कर नहीं सकता, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई आर्थिक साधन है ही नहीं, या ऐसे कोई आय के स्रोत आयोग के पास है ही नहीं कि उस पीड़ित व्यक्ति को सहायता राशि दे सके। तो फिर सहायता राशि के लिए यह कि सरकार को सिफारिश करता है। अब सरकार कब देगी वो सरकार पर निर्भर करता है। फिर ये इसकी सीमाएं होती हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है कि यह केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को बताना होता है। तो आयोग अगर कोई सिफारिश करता है केंद्र सरकार को तो 3 महीने के भीतर आयोग को केंद्र सरकार को बताना पड़ता है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि आयोग का कार्य मात्र सलाहकारी प्रकृति का होता है और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। आ रहा समझ में? आयोग जो भी सिफारिशें करता है तो यह सिर्फ सलाहकारी के रूप में करता है, न कि बाध्यकारी के रूप में। इसने जो सलाह दी है आयोग ने हमारी केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, तो हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस आयोग की सिफारिश को स्वीकार करे या ना करे, ये हमारी सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि इसके द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से समय कम हुआ है। अगर कोई मामला है मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित और वह मामला 4 साल पुराना है तो आयोग इस पर कोई कार्य नहीं करेगा। आ रहा समझ में? 1 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। अगर 1 वर्ष से कम है कोई मामला तो ही उस पर जांच पड़ताल कर सकता है, अन्यथा यह आयोग उस पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला मामला है कि जम्मू कश्मीर तथा पूर्वी राज्यों में नक्सलियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई में मानवाधिकार के हनन के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इनकी जांच करने का अधिकार आयोग को नहीं है, बल्कि आयोग इन मामलों की जांच के लिए सिर्फ निर्देश दे सकता है। आ रहा समझ में? जैसे नक्सलियों का मामला है तो उससे संबंधित जब मानवाधिकार की बात आती है तो उसमें ये अधिकार जो नक्सली होते हैं उनसे संबंधित मानवाधिकार की जांच ये नहीं कर सकता। आ रहा समझ में? तो सिर्फ यह क्या करता है इन मामलों में? तो इन मामलों में यह सिर्फ सरकार को निर्देश दे सकता है। इसके बाद फिर अगला इसमें आता है फैक्ट। तो अगला पॉइंट है कि वह ऐसे मामले की भी जांच नहीं कर सकता जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अधीन हो। अगर ऐसा कोई मामला है जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अधीन है या राज्य मानवाधिकार आयोग उस मामले पर सुनवाई कर रहा है या उसकी जांच पड़ताल कर रहा है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसमें कोई इंटरफेयर या कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता या जांच नहीं कर सकता। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है फ्रेंड कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास किसी मामले की जांच हेतु अपने स्वयं के पर्याप्त अधिकारी भी नहीं है। इसके पास एक जांच दल होता है परंतु कोई बहुत बड़ा दल नहीं होता। इसमें सदस्यों की संख्या सीमित होती है।
तो इसके पास पर्याप्त अधिकारी नहीं होते हैं और जांच के लिए इसे सरकार के विभागों पर निर्भर रहना पड़ता है। आ रहा समझ में? तो ये सब इसकी सीमाएं होती है जो आपको याद रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर एक लास्ट इसका पॉइंट होता है कि मानव अधिकारों से संबंधित राज्य आयोग, जनपद समितियों की भी स्थापना होगी, परंतु राज्य सरकार ने आयोगों की स्थापना पर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है। आ रहा समझ में फ्रेंड? तो ये सब इसकी सीमाएं होती हैं जो आपको याद रखना है। ये सीमाएं 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होता है इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो 5 नंबर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको सिर्फ सीमाएं लिखना है। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए, जो मानव अधिकार आयोग होता है तो इसमें समय समय पर हमारी सरकार के द्वारा या हमारी संसद के द्वारा संशोधन किए गए हैं। तो इसमें ऐसा पहला संशोधन आपको याद रखना होगा, मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006। तो मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006 में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं ये इसमें देखिए आप। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, इसमें मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006, ठीक है, जो मानव अधिकार आयोग है तो उससे संबंधित कुछ समय समय पर सुधार किए गए हैं, उसमें कुछ समय समय पर संशोधन किया गया है। तो ऐसा ही संशोधन से संबंधित इसमें देखिए मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2006, तो इसके तहत मानव अधिकार आयोग में कौन कौन से सुधार किए गए हैं, संशोधन किए गए हैं। तो इसमें देखिए, तो संसद ने मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 पारित किया है और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुछ सुधार किए गए हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए कि राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 3 कर दी गई। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग होता है तो इसमें सदस्यों की संख्या पहले 5 थी, तो यह संख्या 5 से घटाकर कितनी कर दी गई फ्रेंड? तो ये 3 कर दी गई। ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि मानव अधिकार आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। तो मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं इनके लिए योग्यताओं में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। इसके बाद फिर अगला है कि मानव अधिकार आयोग के साथ उपलब्ध जांच एवं अनुसंधान तंत्र को सशक्त बनाया जाना या उसको और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि आयोग को जांच के दौरान भी क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने का अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। जो मानव अधिकार आयोग है यह जांच करेगा और जांच के दौरान कोई क्षतिपूर्ति होती है या कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति के लिए भी सिफारिश करने का अधिकार इस आयोग को होगा। ठीक है, तो यह सुधार भी, यह संशोधन भी इसमें किया गया था इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग को राज्य सरकार को सूचित किए बिना भी बंदी गृह में जाने का अधिकार दिया गया, जबकि यह अधिकार पहले आयोग को नहीं था। ठीक है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य सरकार को बिना सूचित किए बंदी गृह मतलब जेल में जाकर यह जांच पड़ताल कर सकता है। इतना अधिकार इस आयोग के पास होता है। अगला है कि गवाहों के साक्ष्य का अभिलेखीकरण करने की प्रक्रिया को भी मजबूती प्रदान करना, यह अधिकार भी इसे दिया गया है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि यह स्पष्ट करना कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष इन दोनों आयोगों के सदस्यों से भिन्न स्थिति रखते हैं। पहले कंफ्यूजन होता था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो दोनों ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों में कंफ्यूजन होता था कि इनकी जो अध्यक्ष है वो सदस्य है तो इससे संबंधित इनकी स्थिति या इनकी योग्यता संबंधित कौन कौन सी शर्तें रखी गई है, तो इसमें कंफ्यूजन होता था। जबकि इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। अब इसमें दोनों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को इस योग्य बनाना कि वह अपने पास की गई शिकायतों को संबंधित राज्य मानव अधिकार आयोग को स्थानांतरित कर सके। आ रहा समझ में? इसका अर्थ यह है कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है यह
इस योग्य बनाया गया है कि इसके पास अगर कोई शिकायतें आती है तो संबंधित राज्य से अगर कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उस शिकायत को उस राज्य के मानवाधिकार आयोग के पास उसे स्थानांतरित कर सके। यह शक्तियां या यह अधिकार इस आयोग को दिया गया है। इसके बाद फिर यह व्यवस्था करना कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 2006 है या मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2006 है, इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष है, ये भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य होंगे। ठीक है, जो हमने आपको बताया था। तो ये इसी संशोधन के माध्यम से उन्हें सदस्य के रूप में स्वीकृत किया गया है। अब इसके बाद देखिए, इसमें अगला संशोधन है तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। अब इस संशोधन के माध्यम से कौन कौन से सुधार करने की बात की गई है इस आयोग में, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट इसका आता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा या नियुक्ति का पात्र होगा। आ रहा समझ में? पहले क्या होता था इससे पहले? तो इससे पहले यह होता था कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका अध्यक्ष सिर्फ उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई न्यायाधीश है तो उसे भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि आयोग के सदस्यों की संख्या को 2 से बढ़ाकर इसमें 3 किया जा सके, जिनमें से 1 महिला होगी। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद इन सदस्यों को मानव अधिकार संबंधी विषयों का ज्ञान होना चाहिए और उसे व्यावहारिक अनुभव भी होना चाहिए इन सदस्यों को। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा एक संशोधन अधिनियम है जिसके माध्यम से ओबीसी कमीशन मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजन संबंधी मुख्य आयुक्त को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य शामिल किया गया है। तो ये है, आपको याद रखना है, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए फिर इसमें आगे अगला पॉइंट आता है कि आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम कर 3 वर्ष किया गया। आ रहा समझ में? यह किया जाए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले इन सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था, लेकिन इस संशोधन में यह प्रावधान किया जाता है कि अब इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, इन सभी का कार्यकाल अब 5 वर्ष निर्धारित किया, 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके बाद में ये पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सहित, ठीक है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश सहित रह चुका है, राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, ये संशोधन में प्रावधान किया गया। इसके बाद फिर अगला प्रावधान इसमें है कि केंद्र सरकार मानव अधिकार संबंधी कार्य राज्य मानवाधिकार आयोग को सौंप सकती है, जो कि संघीय क्षेत्रों दिल्ली को छोड़कर द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। आ रहा समझ में? तो केंद्र सरकार मानव अधिकार संबंधी कार्य राज्य मानवाधिकार आयोग को भी सौंप सकती है। ठीक है, और जो संघीय क्षेत्र होते हैं अर्थात जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके द्वारा भी निष्पादित किए जाते हैं, लेकिन दिल्ली को छोड़कर। इसके बाद फिर संघीय क्षेत्र मतलब दिल्ली से संबंधित मानवाधिकार संबंधी मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही देखे जाएंगे। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अगर कोई मानवाधिकार का मामला है
तो उसका मामला राज्य मानवाधिकार आयोग देख सकता है। लेकिन जो दिल्ली का मामला अगर है, तो दिल्ली का मामला अगर मानवाधिकार से संबंधित है तो इस मामले की जांच पड़ताल किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही की जाएगी। इसके बाद फिर अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे। जो कानूनी शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्तियों के अलावा। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये इतने संशोधन इसमें किए गए थे 2019 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वही आपको आंसर लिखना होगा। अगर 2006 के संशोधन पूछे जाते हैं तो 2006 वाले लिखना है। 2019 वाले संशोधन के बारे में पूछा जाता है तो 2019 वाले संशोधन आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मानवाधिकार के संशोधन से संबंधित टॉपिक समाप्त होता है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आयोग का कार्य निष्पादन। तो आयोग ने कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य किया है? ठीक है, तो देखिए इसमें तो आयोग ने मानवाधिकार संबंधी अनेक विषय हाथ में लिए हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। तो देखिए इसमें बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा होती है और इन पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिका के रूप में आयोग ने कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार होता है। लैंगिक संवेदीकरण के लिए न्यायपालिका के लिए एक नियम पुस्तक भी इसने बनाई है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें यौन पर्यटन एवं अवैध व्यापार के रोक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम की शुरुआत इसने की है आयोग ने। इसके बाद फिर अगला है मातृत्व, रक्त अल्पता तथा मानवाधिकार। तो जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें खून की कमी होती है, एनीमिया की समस्या होती है, तो उसके तरफ सरकार का ध्यान दिलाना कि इनके लिए ऐसी महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जाए जिनसे इनका स्वास्थ्य ठीक हो। इसके बाद में उनके जो उनके अधिकार होते हैं तो मानवाधिकार संबंधित उन्हें जागरूक किया जाए, इसके लिए भी आयोग ने कार्य किया है। इसके बाद वृंदावन परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास से संबंधित इसने कार्य को बढ़ावा दिया है आयोग ने। इसके बाद फिर कार्यस्थलों पर महिलाओं से जो यौन उत्पीड़न को बढ़ावा दिया जाता है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महिला यौन उत्पीड़न करते हैं तो उसको रोकने के लिए इसने कार्य किया है। आ रहा समझ में? और जो दोषी व्यक्ति होते हैं उन्हें सजा दी जाए या उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके लिए भी यह आयोग कार्य करता है। इसके बाद में रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न होता है तो इस पर रोक लगाने का प्रयास के लिए इसने सरकार को सिफारिशें की है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें हाथ से मैला साफ करने की जो प्रथा है उसका अंत करने की सिफारिश इस आयोग ने ही की थी। इसके बाद फिर दलितों से संबंधित मामले और उन पर किए जाने वाले अत्याचारों को पर रोक लगाने की सिफारिश आयोग ने सरकार को की थी। इसके बाद फिर जो बंधुआ मजदूरी है तो बंधुआ मजदूरी की समाप्ति कैसे हो इसके लिए भी आयोग ने सिफारिशें की है। इसके बाद फिर रांची, आगरा, ग्वालियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन के लिए इसने सिफारिश की आयोग ने। इसके बाद फिर अगला है आगरा में स्थित सरकारी सुरक्षा गृह महिला, विशेषकर महिला, तो सुरक्षा गृह का संचालन से संबंधित भी इसने सिफारिश की थी। इसके बाद फिर अगला है भोजन का अधिकार से संबंधित कोई मुद्दा हो तो इसके लिए सिफारिश इसने की थी कि हर व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने का अधिकार है, कोई व्यक्ति भूखा न रहे। इसके बाद फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 की समीक्षा से संबंधित मामला हो तो इसके लिए भी आयोग ने सिफारिश की थी कि इसमें कुछ सुधार किया जाए, परिवर्तन किया जाए। इसके बाद फिर अगला आता है सरकारी सेवकों के द्वारा बच्चों से रोजगार कराने से रोकना, सेवा नियमावली में संशोधन, बाल श्रम की समाप्ति का मामला हो तो ये सभी मामले से संबंधित सिफारिशें आयोग ने की है। ये कार्य आयोग ने किया है और सरकार को समय समय पर मानव अधिकार से संबंधित सूचनाएं यह देता रहता है। आयोग मानव अधिकार से संबंधित समय समय पर रिपोर्ट यह आयोग सरकार को, केंद्र सरकार को देता रहता है जिससे मानव अधिकार सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। ठीक है फ्रेंड, तो यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
यह आपसे जैसा भी पूछे, 3 नंबर में पूछे, 5 नंबर में पूछे, 11 नंबर में पूछे, तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जल्दी ही हम आपके लिए लेकर अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।